सबों को जोहार। लोकसभा चुनाव का पहला चरण गुजर चुका है। कई सारे मुद्दे हमारे बीच में परोसे गए हैं, कुछ घोषणा पत्र के रूप में, कुछ गारंटी के रूप में, कुछ भाषणों के रूप में। तो जो भाषण के रूप में नरेंद्र मोदी जी का जो पक्ष आया है, आज मैं उन मुद्दों को सामने रख रहा हूँ। लोकसभा चुनाव के मुद्दों को यदि नरेंद्र मोदी के नज़र से देखें तो पाएंगे कि ये शुरुआत में ये भ्रष्टाचार से शुरू किए थे कि भ्रष्टाचार उनके लिए एक मुद्दा था। बार बार ये चीज़ बोल रहे थे कि कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, मतलब भ्रष्टाचार उनका मूल मुद्दा था। तो भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर आगे बढ़ने के बाद, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और थी कि वो राम मंदिर वाला इशू आया। राम मंदिर को इशू बनाना तो था, लेकिन जागरूक नागरिक इन्होंने इसको मुद्दा नहीं बनने दिया, उसको धार्मिक और आध्यात्मिक इशू ही बनाए रखा। लोगों ने राजनीतिक ध्रुवीकरण के हिसाब से उसे एक तरह से नकार दिया। जब राम मंदिर गया तो फिर कांग्रेस की सरकार जो पहले थी उसी पर एज यूजुअल वो बातें करने लगे कि कांग्रेस ऐसी थी वैसी थी, लेकिन अपने 10 सालों के कोई काम का बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड वो भाषण नहीं दिए। जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया तो बीजेपी की चूल्हें हिल गई कि यह तो पूरा चुनाव अपने पक्ष में कर लेगा, क्योंकि उसके पास भी अपना थिंक टैंक है। तो कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी को कमतर करने के लिए उसे मुस्लिम लीग से जोड़ा। उस पर मैंने भी वीडियो बनाया। लेकिन सोशल मीडिया की ताकत समझिए कि लोग उस चक्कर में कांग्रेस का घोषणा पत्र भी पढ़ने लग गए। मुस्लिम लीग से संबंध के चक्कर में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा का जो रिश्ता था उसको भी लोगों ने समझा। दोनों आपस में मिल के सरकारें भी चलाने लगे। दोनों अंग्रेज़ों को आंदोलनकारियों के बारे बताने भी लगे थे। तो ये सब जानकारी उसी बहाने मिली। उसी बीच पहले दौर का मतदान हो गया। रिपोर्ट बीजेपी की आशा के बिल्कुल विपरीत निकला। तो अब जब नरेंद्र मोदी का हर दांव उल्टा पड़ने लगा तो ये अपने सबसे पुराने दांव पे वापस आए, वही हिंदू मुसलमान। राजस्थान में कई आपत्तिजनक बातें नरेंद्र मोदी जी के मुंह से निकली, जैसे कि देश की संपत्ति पर कांग्रेस पहला हक मुसलमानों को देना चाहती है, जबकि हकीकत यह थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में यह बात उठी थी कि अनुसूचित जाति और जनजाति और अल्पसंख्यकों का संसाधनों पर अधिकार को सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें क्या गलत है? आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी मानती है। जब पहली नागरिकता है तो हक भी पहला ही मिलना चाहिए। लेकिन हिंदू मुस्लिम एंगल देना था, इसलिए मुसलमानों का नाम लेकर संसाधनों को देने की बात कर दिए। प्रधानमंत्री ने उस सभा में कई और झूठ बोले। कांग्रेस घोषणा पत्र में कह रही है कि गरीबों के महिला बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए देगी ताकि उसका घर परेशानी में ना रहे। तो मोदी ने उसे ट्विस्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपके टैक्स को घुसपैठियों में बांटेगी। अब बताइए बात कहाँ से कहाँ की वो कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि महिलाओं के सोने और मंगलसूत्र तक कांग्रेस सरकार आपसे ले लेगी, जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये लिखा है कि देश में कौन कौन लोगों के पास संपत्ति जा रही है उसका सर्वे कराएगी ताकि चुनिंदा लोगों के पास सिर्फ संपत्ति जमा ना हो। इसमें क्या गलत है? आज देश के 20 पूंजीपतियों के पास 70% संपत्ति है, क्या ये सही है? और देश के 70% लोगों के पास सिर्फ 1% संपत्ति है। ये तो हालत कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। तो इसमें अपना सोना और मंगलसूत्र कहाँ से आया? यह आया पहले दौर के चुनाव की अंतरिम रिपोर्ट से। जब अब तक के सारे मुद्दे फेल हो रहे हैं तो ये पुनः अपने सबसे बड़े सांप्रदायिक मुद्दे पर वापस आए, हिंदू मुसलमान पर। नरेंद्र मोदी 10 साल में शासन करने के बाद भी अपने किए गए कामों में वोट नहीं मांग पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के कांग्रेस पर दिए गए बयान से एक बार पुनः लोगों को कांग्रेस के घोषणा पत्र का ध्यान दिलाया। सोशल मीडिया के मार्फत बहुत लोग कांग्रेस का घोषणा पत्र डाउनलोड कर देखने लगे। आखिर कहाँ मंगलसूत्र बेचने की बात लिखी है, कहाँ मुसलमानों को देश के संसाधनों पर पहला हक देने की बात है, ये सब देखने के लिए। उस चक्कर में जो लोग अब तक कांग्रेस से दूर से थे कि वे भी घोषणा पत्र के दावों से बहुत इम्प्रेस हुए। लोगों की राय में कांग्रेस का घोषणा पत्र एक क्रांतिकारी घोषणा पत्र है। यदि उसके कुछ दावों को ही लागू कर दिया जाए तो देश में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में
अनुसूचित जाति और जनजाति यानी आदिवासी और अल्पसंख्यकों को वही अधिकार देने की बात कर रही है जो संविधान में अंकित है, जो पिछले 10 सालों में बीजेपी के शासनकाल में नहीं मिला और बीजेपी उसका विरोध कर रही है। तो क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि बीजेपी संविधान विरोधी है? बस यहीं से नरेंद्र मोदी जी को कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या किया जाए, क्या मुद्दा उछाला जाए। जब सारे मुद्दे काम नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे हालात में हिंदू और मुसलमान ही एकमात्र मुद्दा है जो बीजेपी का प्रूवन इशू देता है, प्रूवन रिकॉर्ड है। अब कोशिश बीजेपी यह कर रही है कि वोटर हिंदू के रूप में अपने को समझे और हिंदू वोटर के हिसाब से वह ध्रुवीकृत हो जाए, और यही बीजेपी की अंतिम इच्छा है। लेकिन जागरूकता के इस समय में यह मुद्दा काम करे, इसकी उम्मीद कम ही है। बीजेपी में दम होता तो वह दोनों के घोषणा पत्र में बहस ही कर सकती थी कि कांग्रेस और बीजेपी में किसे लोग पसंद करेंगे। मुद्दे के स्तर पर जिस तरह कांग्रेस के अलावे देश भर में सभी पार्टियां, यहाँ तक कि सत्ताधारी बीजेपी भी कांग्रेस के घोषणा पत्र का ही जिक्र कर रही है। इससे यही मतलब निकलता है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कुछ तो दम होगा, तभी उसके घोषणा पत्र की बात हर कोई कर रहे हैं। इसी बहाने देश के लोगों को बेकार के जुमले सुनने को नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बहाने ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा करने को मिल रहा है। आदिवासियों के लिए जो घोषणा पत्र में दावा किया गया है, यदि पूरा होता है, जो उससे बड़ा अधिकार कुछ भी नहीं होगा। पेशा के अनुरूप स्वायत्तशासी जिला परिषद की मांग आदिवासी लगातार कर रहे हैं। यह मांग पूरा होने पर अपने जिले स्तर में आदिवासी अपने बजट बना सकेंगे, विकास का काम अपनी संस्कृति और समाज के हितों को साधते हुए कर सकेंगे, प्रकृति को बचा सकेंगे। और विस्तार से आप मेरा यह वीडियो देख सकते हैं। आदिवासी हितों की बात करने वालों को नरेंद्र मोदी अर्बन नक्सल की संज्ञा दे रहे हैं। क्यों? देश में आदिवासियों के इलाकों में ही सबसे ज़्यादा खनिज संपदा है और 5वीं और 6वीं अनुसूची के रहते संसाधनों की लूट खुलकर नहीं हो पा रही है। इसीलिए दूसरे तरह के बिलों के मार्फत इन अनुसूचियों को कमज़ोर किया जा रहा है। वन भूमि को पूंजीपतियों को देने के लिए मोदी सरकार के आदेशों पर मैंने एक वीडियो पहले बना चुका हूं, आप उसे देख सकते हैं। तो आदिवासी के सपोर्ट में कहने वाले लोगों को बीजेपी अर्बन नक्सल कहती है, तो कांग्रेस वैसे लोगों को पूछकर आदिवासियों के लिए नीतियां बनाने की बात करती है, ताकि आदिवासियों की सामाजिक और सांस्कृतिक हैसियत को बरकरार रखते हुए शासन का अधिकार उन्हें मिले। वैसे भी पेशा कानून भी कांग्रेस ने ही बनाया। तो अब तक हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या सुनने को मिलेंगे। जब भी विवादास्पद कुछ मिलेगा तो उसे साधारण शब्दों में आपके सामने लाने का प्रयास करूँगा। अभी के लिए इतना ही। सबको जोहार।